तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.9 के सवाल नंबर 10 से। ठीक, तो सवाल नंबर 9 तक तो हमने कहा, देखो सवाल नंबर 7 तक हमने बता दिया था और हमने कहा था कि सवाल नंबर 8 और 9 को आप लगा लेना। तो इसलिए मैंने कहा था उस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि वो वीडियो पहले देख लेना, है ना, अगर नहीं देखे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 9 तक आप लगा लेना और 10 नंबर सवाल से मैं आपको बताऊँगा। ठीक, तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होता लगाने में, तो इसलिए चलिए बता देते हैं कैसे आपको लगाना है। ठीक, तो देखो इस टाइप के सवाल लगाने के लिए, है ना, अब यहाँ पर अभी तक क्या था कि जिसमें पूछा जा रहा था आपसे समतल का जो सदिश समीकरण होता है वो पूछ रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पर समतल का कार्तीय समीकरण निकालना है। ठीक, और सिचुएशन क्या होगा, चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे निकालना है समतल का कार्तीय समीकरण, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई हमारा समतल है, यहाँ पे लिखूँ माना। ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई समतल है और ये समतल क्या है, समतल का जो लंब रेखा है, ये जो लंब रेखा के जो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात, ठीक, ये दिक् अनुपात अगर ABC मान लेते हैं और ये जो समतल हमारा है, समतल बिंदु कोई बिंदु है और उस बिंदु मान लेते हैं कोई बिंदु हमारा XYZ है। ठीक, इस बिंदु से होकर जाता है या गुजरता है, ठीक है ना, जाता या गुजरता है वही है, तब इस समतल का, तब जो समतल का हमारा जो कार्तीय समीकरण होता है, समतल का जो समीकरण होता है या कार्तीय समीकरण बोल सकते। देखो जब अगर आपसे बोल दे कि कार्तीय समीकरण ज्ञात करो तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, अगर बोल दे कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए तो समतल का समीकरण ये होता है। ठीक, तो क्या होता है कि अगर कोई समतल के लंब रेखा जो है, अगर उसके दिक् अनुपात आपको मान लो पता है, ठीक, उसके अनुपात मान लेते हैं ABC है। ठीक, अभी हमको नहीं पता कि कौन सा है ना, सवाल में दे देगा खुद कि दिक् अनुपात है, या तो दे देगा दिक् अनुपात या तो फिर आपको कंडीशन दे देगा कि जिससे आप दिक् अनुपात निकाल लो लंब रेखा के। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि किसी समतल का जो लंब रेखा है उसके जो दिक् अनुपात होते हैं वो मान लेते हैं ABC है। ठीक, और वो समतल जिस बिंदु से होकर जाता है, अगर इतना चीज़ दे दिया जाए तब जो समतल का समीकरण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप के निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि होता है AX माइनस X1, ये X1 Y1 Z1 क्या है, जो बिंदु है ना, और B उसके बाद Y माइनस Y1 प्लस में C Z माइनस Z1 बराबर में 0, ये होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक, यही होता है हमारा। और यहाँ पर जो हमारे ABC हैं ये सब क्या हैं, लंब रेखा के दिक् अनुपात हैं, और X1 Y1 Z1 जो है ये उस बिंदु का वो बिंदु है जिससे होकर हमारा समतल जा रहा है। ठीक, ये होता है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए बस। अब इसी फार्मूला पर जितने भी आपके सवाल इस प्रश्नावली में बचे हुए हैं, 10 के बाद जितने भी सवाल हैं सब इसी फार्मूला पर लगेंगे। कैसे लगेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 10 नंबर है। ठीक, इसमें कहते हैं कि यदि O मूल बिंदु तथा P के निर्देशांक हमारा यहाँ पर इतना दिया हुआ है 1 2 -3 है। ठीक है, तो बिंदु जो P है इससे होकर जाने वाले तथा OP के लंबवत जो समतल है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो सवाल आपसे ऐसे बोल रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा O बिंदु है जो कि मूल बिंदु है। ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है। ठीक, और कहते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक, इस रेखा के लंबवत हमारा समतल है, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से मान लेते हैं। देखो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ो पहले, इसमें कहते हैं ना कि मूल बिंदु तथा जो बिंदु P है इसके जो निर्देशांक हैं, तो जो बिंदु P से होकर जाता है हमारा जो समतल है वो बिंदु P से होकर जाता है, तथा OP मतलब इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, इस समतल के लंबवत है, इस प्रकार से लंबवत है। तो कहते हैं अब इस प्रकार से जो ये समतल बन जा रहा है, इस समतल का यानी कि समीकरण ज्ञात करो। ठीक,
तो यानी कि सबसे पहले हमें देखना है कि इस समतल के जो लंबवत हमारी रेखा है इसके दिक् अनुपात क्या है, पहले इसको अपन निकाल लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो ये जिस बिंदु से, देखो बिंदु P से होकर जा रहा है ना, बोल रहे हैं कि इस बिंदु से होकर जाता है ना, बिंदु P से होकर जाता है। अगर बिंदु P से होकर जाता है तो ये हमारे एक्स वाई जेड हो जाएंगे और इस रेखा के जो दिक् अनुपात हो जाएंगे वो हमारे ABC के वैल्यू हो जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं क्या निकालते हैं, रेखा OP के दिक् अनुपात। ठीक, तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो अगर दो बिंदु दिए हों, ठीक, जस्ट वन सेकंड में आपको बता, देखो अगर मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक, और इसको मान लेते हैं इसके बिंदु x1 y1 z1 है और ये वाले बिंदु हमारा x1 x2 y2 z2 है। ठीक, अगर दो बिंदु दिए हों तो इन दोनों बिंदुओं के जो दिक् अनुपात होते हैं वह कैसे निकालते हैं हम लोग, x2 में से x1 को घटा दो, एक ये हो गया, उसके बाद फिर y2 में से y1 को घटा दो और z2 को z1 से घटा दो, तो ये जो मिल गया है हमारे, ये सब क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, ये हमारे दिक् अनुपात होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर हमारा ये जो ओ क्या है, मूल बिंदु है। अगर ये मूल बिंदु है तो इसके जो बिंदु हो जाएंगे, है ना, निर्देशांक कह सकते हो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0,0,0 होता है। ठीक, और ये वाला P वाला तो पता है ये कितना है, 1,2,-3 है। ठीक, सवाल में जो कि दे दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसके दिक् अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा, एक में से 0 को घटा देंगे, 1 - 0 हो जाएगा। ठीक, इसको x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक, तो यहाँ पर 2 माइनस इसको घटाएंगे बीच वाले को, फिर -3 और -0, तो ये आ गया हमारा, ये जो लंब रेखा है, ये जो हमारा लंब रेखा OP है, इसके दिक् अनुपात आ गए। ठीक, तो यानी कि कितना आ गया ये हमारा, 1 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया, तो सेम आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ABC हो जाएगा। ठीक, A है, B है, ये C है हमारा। उसके बाद और यहाँ पर जो बिंदु P है इससे होकर जा रहा है, ठीक, ये बिंदु P है, इससे होकर जाता है, तो यही हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं समतल का समीकरण। समतल का जो समीकरण होता है, अभी मैंने सूत्र बताया ना, क्या होता है, ax - x1, उसके बाद प्लस में b और y - y1 प्लस में c, z - z1 बराबर में 0 होता है। ठीक, अब यहाँ पर इन सबका वैल्यू रख दो, सबका वैल्यू हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, और उसके बाद हो जाएगा x - x1 हमारे पास 1 है, 1 रखेंगे, उसके बाद प्लस में b हमारे पास कितना है, देखो 2 है, 2 रखेंगे, फिर y - y1 हमारे पास 2 है, 2 रखेंगे, प्लस में फिर यहाँ पर कितना है, c है, c के स्थान पर -3 है, तो -3 रख देंगे, उसके बाद z - z1 हमारे पास कितना है, -3, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होता है, देखो, है ना, ये माइनस फिर से इसमें माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस बराबर में 0, तो ये हो जाएगा हमारा x - 1 प्लस में, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, 2 दूना -4 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो -3z हो जाएगा, -3 × 3 = 9 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, देखो -1 ये -5 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 2y माइनस में 3z हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 14 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, इसी को आप लिख सकते हो x प्लस में 14 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 2y माइनस में 3z हो जाएगा, बराबर का 14 हो जाएगा। ठीक, बस यही हमारा इस समतल का समीकरण हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो इसमें बहुत सरल है, देख लो कितना छोटा सवाल है, बहुत सरल है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ याद रखो कि जहाँ यहाँ पर इस समतल के समीकरण में जो ABC होते हैं, ये क्या होते हैं, जो इस समतल के लंबवत रेखा होती है उसके दिक् अनुपात होते हैं। अगर आप सीरीज वाइज सभी वीडियो को देख रहे हैं तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि दिक् अनुपात क्या होते हैं, सब क्या होते हैं ना, सब में तो सब वीडियो में तो बताते हैं। ठीक, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसके दिक् अनुपात होते हैं। और x1 y1 z1 जो होते हैं वो बिंदु होता है जिससे होकर हमारा समतल जाता है। यानी कि देखो ये हमारा जो समतल है वो क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से इस बिंदु P से होकर जा रहे हैं। ठीक,
तो ये हमारे x1 y1 z1 हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसी तरीके से मैं चित्र समय बताकर आपको समझाऊंगा सब सवालों में, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो हमारा सवाल नंबर 11 है। इसमें कहते हैं कि वो मूल बिंदु से एक समतल पर डाले गए लंब का जो पाद है वो कितना है, 4 कामा -2 कामा -5 है। समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, एक चीज़ बताऊँ ना कि आपका सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 दोनों सेम है, लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाते हो, इसलिए आप लोगों को सवाल लग नहीं पाता। ठीक, थोड़ा सवाल वाले क्या होते हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को थोड़ा से ना, पता नहीं है ना, मतलब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो चेंज कर देते हैं। ठीक, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, और आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे हम। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल बिंदु से एक समतल पर डाला गया, मूल बिंदु मान लेते हैं ये है। ठीक, इसको उसी तरीके से मान लेते हैं ओ है। ठीक, इस समतल से डाला गया एक लंब है, इस प्रकार से लंब है मान लेते हैं, और इस लंब का जो ये लंब है, इस लंब का जो पाद है भाई, यहाँ से ये आपका खोपड़ी है, ये आपका पाद मतलब लंब पाद का, पाद मतलब पैर, पासे पाद पासे पैर है। ठीक, तो इस लंब पाद के आपके यानी ये पैर के अंगुलियां हैं। ठीक, ये अंगुलियां दिया है 1 2 3, 3 पैर की अंगुलियों वाला इंसान है ये। ठीक, कहते हैं ये कितना है हमारा, ये हमारा 4 कामा -2 कामा -5 है। ठीक, कहते हैं डाला गया है इस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कहते हैं इस प्रकार से बनाया गया एक समतल है। ठीक, इस लंब पाद से होकर ये जा रहा है। ठीक, ये इस प्रकार से जो समतल है हमारा, इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, इस समतल का समीकरण ज्ञात करने, तो अब ये बताओ मुझे इसका, चलो इसका भी नाम पी हम अपने मन से दे देते हैं। ठीक, तो कहते हैं अब देखो ये वाला सवाल क्या, ये सवाल दोनों सेम नहीं है ना, बस लंब पाद, ये लंब का पाद बोल दिए हैं, इसलिए आई थिंक आप लोग कन्फ्यूज हो जाते होंगे। ठीक, इसलिए आप लोगों को सवाल नहीं लग रहा। तो देखो अब यहाँ पर सेम प्रोसेस, इसमें भी वही चीज़ होगा, पता है ना कि मूल बिंदु कितना होता है, 0 कामा 0 कामा 0 होता है। और अब ये जो रेखा है ये क्या है, इस समतल के लंबवत है, तो इसके दिग अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग लंब रेखा कौन कौन सा है, ओपी के दिग अनुपात, के दिग अनुपात, इसके दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, वही प्रोसेस क्या होगा, 4 -0 कामा -2 -0 -5 कामा 0 है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 कामा -2 कामा -5 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा ABC हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दिग अनुपात हमारा ये। अब यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, अब यहाँ पर हम लोग और किस बिंदु से होकर जाता है, और ये हमारा 4 कामा -2 कामा -5, ये जो हमारा P बिंदु है इससे होकर जाता है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम समतल का समीकरण यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समतल का समीकरण, तो क्या हो जाएगा हमारा ये क्या होता है, x ये होता है प्लस में b y माइनस y1 प्लस में c z माइनस z1 बराबर में 0 होता है। ठीक, ये हमारा सूत्र हो जाता है। अब यहाँ पर a हमारे पास कितना है, वही 4, x माइनस कितना है, वही 4 है ना, प्लस में b कितना है हमारे पास, माइनस का 2 है, और y माइनस y1 हमारे पास कितना है, वही -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद c हमारे पास कितना है, -5, फिर z माइनस z1 हमारे पास कितना है, वही -5, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में था और फिर से माइनस आ गया, बराबर 0 हो गया। इसको हल कर डालो, बस आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 4x माइनस में 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे -2y, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 5z हो जाएगा, माइनस 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 50 25 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, 4x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 5z हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 4 20, और 20 को 25 से है ना, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा क्योंकि सब माइनस में है, और बराबर को उस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक, बस यही हमारा हो जाएगा इस समतल का समीकरण, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये आपका सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 12 है। इसमें कहते हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु से होकर जाता है
तथा जिसका अभिलंब जो है वो दो बिंदुओं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। सवाल को पहले समझो क्या बोल रहा, ठीक, उसके बाद फटाक से लगा डालो। देखो सवाल ये बोल रहा है कि इस प्रकार से दो बिंदु दे दिए हैं 4 3 कामा 4 कामा -1 है और एक बिंदु और है कितना है 2 कामा -1 है कामा 5 है, ठीक। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, हमारा अभिलंब है। कि जो बिंदु इस बिंदु से होकर जाता है ये हमारा अभिलंब हो गया और जो होकर जाता है वो हमारा बिंदु ये है, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभिलंब ये हमारी कौन सी रेखा है, ये अभिलंब रेखा है, ठीक। तो अभिलंब, चलो इसका ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अभिलंब रेखा, अभिलंब के दिक अनुपात, ठीक। ए बी जो अभिलंब है इसके दिक अनुपात, इसके दिक अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा भैया 2-3 है ना, 2-3 कामा -1 -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद इसमें घटाएंगे तो ये देखो माइनस लगा है, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से निकल आएगा -1 कामा -5 कामा 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे ए आ गया, बी आ गया और ये हमारा सी आ गया, ठीक। और कहते हैं 3 कामा -3 कामा 1, ठीक, इस बिंदु से होकर जाता है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा ए और ये हमारा जाकर बी हो गया, ठीक। और इस प्रकार से यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु है जो कि कितना है 3 कामा -3 कामा 1 है, इस बिंदु से होकर जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो समतल है इस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। तो इससे होकर जाता है तो ये हमारा x1 y1 z1 है। देखो हमें इस टाइप से सवाल जब बोल दिया जाए तो जिससे होकर जाता है उसको x1 y1 z1 बोल देते हैं और इन दोनों मिलाने वाली रेखा हमारा अभिलंब है तो इसके दिक, इन दोनों मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। तो निकाल लेंगे तो वही हमारा ABC हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 z1 हो गया। अब हमें पता चल गया ना, अब हम समतल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल देंगे समतल का, लिखेंगे समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x माइनस x1 प्लस में b y माइनस y1 प्लस में z और सॉरी सी जेड माइनस z1, ठीक, बराबर में 0। ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, a हमारे पास -1 है और x माइनस x1 हमारे पास कितना है 3 है। उसके बाद b हमारे पास कितना है -5 है। फिर उसके बाद y हो जाएगा, y माइनस y1 हमारे पास -3 माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास z क्या है 6 है, प्लस का 6 रखेंगे। फिर z माइनस z1 हमारे पास कितना है 1 है, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको ब्रैकेट पूरा खोलेंगे, कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, माइनस प्लस 3 का नाम 3, माइनस में 5y हो जाएगा, -5 15 हो जाएगा, प्लस का 6z हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 15, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 15 6 21 हो जाएगा, ठीक। अरे इन सबको एक तरफ कर लो, ये -cx हो जाएगा और माइनस EBCD वालों को एक तरफ, ठीक, प्लस में 6z हो जाएगा। बचा क्या क्या है, देखो ये माइनस में ये भी माइनस में, 15 6 21, 21 में से ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो 15 6 21 यानी 21 क्या है माइनस में है और 3 क्या है प्लस में है, यानी घट जाएगा। तो 21 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 18, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस 18 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 5y हो जाएगा, ठीक। और इसमें देखो माइनस कामा ले लो, ठीक, इसमें क्या करो माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कामा ले लो मल्टीप्लाई जो भी समझो, ठीक। तो इनका चिन्ह गायब कर दो, माइनस कामा ले लोगे तो यहाँ पर ये सब जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6z और ये माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में 18 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम माइनस को गायब कर दिए हैं ताकि ये प्लस में बन जाए, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। माइनस कन्फ्यूज मत होना, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया या कामा लिया जो भी समझो, ठीक। इसको उधर करके माइनस कामा ले लो, ठीक, फिर उसके बाद कट जाएगा तो आंसर, क्योंकि आपका 18 इधर आ रहा है उधर नहीं आ रहा तो उसको फिर माइनस में हो जाएगा,
है ना, माइनस का मान ले लोगे तो यहाँ पे इसको इधर भेज देना, ठीक, आ जाएगा आंसर। वही चीज़ है। चलिए फिर हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल मस्त है। देखो इसमें बोल रहे हैं कि माना 2√3 परिमाण का एक सदिश है वेक्टर, एक सदिश वेक्टर n है जो है वो निर्देशांकों से बराबर न्यून कोण बनाता है। तो बिंदु इससे मतलब जो हमारा समतल है वो इस बिंदु से होकर जाने वाला जो समतल है और वेक्टर n पर लंब है, तब इस प्रकार का जो समतल है उस समतल का कार्तीय, इसमें दोनों पूछ लिए, ठीक, सदिश भी पूछ लिए हैं और कार्तीय समीकरण भी पूछ लिए हैं कि सदिश और दोनों कार्तीय समीकरण बताना है हमें, ठीक। देखो इसमें ना कहते हैं इस बिंदु से होकर जाता है और इस वेक्टर पर लंब है। तो देखो यानी और ये जो देखो यहाँ पर हमारा जो है इसको ध्यान समझना, मजा आएगा, ठीक। देखो -1 और 2 है, ठीक, ये चीज़ तो कन्फर्म भैया कि ये हमारा x1 है, y1 है, ये z1 है, ठीक। अब हमें a b c चाहिए सिर्फ, ठीक, समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए इसका जो कार्तीय समीकरण होता है ना। अब देखो वो जो इसमें जो यानी कि जो वेक्टर n है इस वेक्टर n का जो परिमाण है वो कितना है, 2√3 वाला, मतलब कि ये जो 2√3 वेक्टर n, मतलब ये जो हमारा लंब है, मतलब ये हमारे समतल पर लंब है, ठीक। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कोई समतल है, इस पर ये जो लंबवत रेखा है, मतलब ये जो कहते हैं ये कितना है हमारा 2√ वेक्टर n है, ठीक। अब कहते हैं इस वेक्टर n का वैल्यू निकालने के लिए, इस सवाल को ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, ठीक। कहते हैं इस वेक्टर n, देखो इस वेक्टर n को यहाँ पर साफ साफ नहीं दिए हैं, सिर्फ इसका परिमाण ही तो दिए हैं, इस वेक्टर n को यहाँ पर साफ साफ नहीं दिए हैं। तो हमें अगर नहीं दिए हैं डायरेक्ट तो यहाँ पर दिए हैं, मतलब इनडायरेक्ट रूप से दिए हैं, डायरेक्ट नहीं दिए लेकिन हिंट तो दे दिए हैं कि इसको निकाल सकते हो आप कैसे। देखो हिंट ये दिए हैं कि ये जो हमारा वेक्टर n है ये क्या हो रहा है, निर्देशांकों से बराबर न्यून कोण बना रहा है, ठीक। तो यहाँ पर वेक्टर n बराबर में क्या होगा हमारा li कैप होता है, प्लस में mj कैप होता है, प्लस में nk कैप होता है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है, ठीक। क्या होता है इस प्रकार से, अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा आ रहे हैं, ठीक। अब ये हमारा x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये हमारा z अक्ष होता है, ठीक। इस प्रकार से सॉरी इसका ना 3D में बनाना है, ठीक। इसको काटते हैं हम लोग, इसको काटते हैं, 3D में बनाना है, ये 2D में बना दिया हमने। ये x है, ये y अक्ष है, ये हमारा z अक्ष है, ठीक। और कोई वेक्टर मान लेते हैं ये जो r है, ये x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, और ये जो वेक्टर r हमारा है ये y अक्ष से बीटा कोण बनाता है, और ये जो वेक्टर हमारा r है ये z अक्ष से गामा कोण बनाता है। तो यहाँ पर l का वैल्यू क्या होता है हमारा cos अल्फा होता है, और m बराबर जो होता है हमारा cos बीटा होता है, और n बराबर जो होता है हमारा cos गामा होता है, ठीक। ये होता कि नहीं होता। अब लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निर्देशांकों से, मतलब ये जो हमारा वेक्टर n है ये यहाँ पर वेक्टर n है, ठीक, वेक्टर r नहीं, यहाँ पर वेक्टर n है, ठीक। तो कहते हैं ये जो वेक्टर n हमारा है ये क्या कर रहा है, निर्देशांकों से बराबर कोण बना रहा है। मतलब कि अगर ये x अक्ष के साथ भी अल्फा कोण बना रहा है, मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है, ठीक। तो यानी x अक्ष से भी थीटा कोण बना रहा है, y अक्ष से भी थीटा कोण बना रहा है, और z से भी थीटा कोण बना रहा है, मतलब तीनों से समान कोण बना रहा है, ठीक। अगर समान तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो हमारा एक हमें पता होता है कि l², पता कि नहीं पता, आपको नहीं पता तो याद कर लो, ठीक। ठीक क्या होता है, ये होता है सूत्र, क्या होता है l² + m² + n² बराबर में 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग l के जगह क्या रखेंगे, cos थीटा होता है, cos थीटा रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, और n बराबर भी क्या होता है हमारा cos गामा होता है, गामा के स्थान पे यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बराबर 1, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो जाएगा 3 cos² थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से cos² थीटा बराबर कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर को इधर भेज दें तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3, जो कि प्लस माइनस होगा, तो प्लस वाला हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर cos थीटा बराबर प्लस वाला लेंगे तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3 आ गया। तो अब ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा, ये भी cos थीटा, यानी कि जो हमारा l आ गया वो भी 1/√3 है,
m भी हमारा 1/√3 है, n भी हमारा 1/√3 है। ठीक, तीनों क्या है, बराबर है। ठीक, ये हमारे इसके वैल्यू आ गए। अब यहाँ पर हमारा जो वेक्टर यानी n हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/√3 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 1/√3 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 1/√3 के कैप हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारा लंब है, ठीक, वो कितना है, 2√3 वाला, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि इसको हम लोग बना देंगे ये वाला, ठीक, वेक्टर n बराबर में, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी करोगे, फिर भाई देखो अगर यहाँ ब्रैकेट बनाओगे, यहाँ पर गुणा करोगे, इसमें गुणा कर, इसमें भी गुणा करोगे, दो आंखी थोड़ी करोगे, एक को 10 रुपये दोगे तो दूसरे बेटे को भी 10 रुपये देना पड़ेगा ना, फिर नहीं तो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा दिमाग खराब कर डालेगा। ठीक, तो यानी इससे भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तभी तो ये पूरा बनेगा हमारा 2√3 n वेक्टर n। ठीक, तो इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2√3 बटे में √3 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 2√3 बटे में √3 जे कैप हो जाएगा, प्लस में ये भी हो जाएगा 2√3 बटे में नीचे कितना हमारा √3 है तो √3 हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा, प्लस में 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस में 2 के कैप हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया, इस इतने वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब इसके जो दिक् अनुपात हो जाएंगे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस यानी कि इस समतल पर जो लंबवत रेखा है उसके दिक् अनुपात हमें पता चल गए। अगर अब हमें पता चल गया तो अब इसका हम लोग आसानी से इस समतल का समीकरण निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होना चाहिए, अगर नहीं हो रहे हो तो तुम लोग कितना बहुत तेज हो फिर तुम लोग। ठीक, कन्फ्यूजन ये है कि एल एम एन ये सब क्या होते हैं, ये सब तो दिक्कोज्या होते हैं, हम तो यहाँ दिक्कानुपात की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या बोला, हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये सब दिक्कनुपात बार बार बगा रहे हैं। ठीक, लेकिन ये तो एक्चुअल में होते हैं दिक्कोज्या होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर दिक्कनुपात क्यों बोल रहे हैं बार बार। ठीक, ये सब तो आपने पढ़ा होगा कि भाई जो भी कोण बनाते हैं ये सब दिक्कोज्या होते हैं, हमारे कोसाइन जो होते हैं ना ये सब दिक्कोज्या होते हैं। देखो दिक् अनुपात और दिक्कोज्या मतलब दिक् अनुपात ही दिक्कोज्या हो जाता है कब, जब देखो जस्ट कहाँ गया। ठीक, देखो ये देखो इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमारा क्या आ गया यहाँ पर 2√3 n कैप है बराबर में 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ठीक, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एल है, एम है, एन है, तो ये हमारे दिक्कोज्या हैं, लेकिन इनको हम दिक् अनुपात क्यों बोल रहे हैं, रीजन है कि अगर जो हमारे दिक् अनुपात होते हैं उनका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, फिर स्क्वायर करेंगे 2 दूना, है ना, 2 दूना 4, 4 4 4 होगा। ठीक, अरे इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करो 4 आ जाएगा। ठीक, इनका अंडर रूट निकाल लो, कितना हो जाएगा हमारा 4 4 4 4 4 8 4 12, अंडर रूट 12 हो गया। 12 को आप कैसे लिखोगे 12 12 2 छंग 12 2 त्याही 6, है ना, कितना हो गया, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर लिख दो, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंदर रख दो। ठीक, तो यानी इसके स्थान हम 2√3 बोल सकते हैं, है ना, √12 के स्थान पर। तो यानी कि अगर दिक् अनुपात देखो, अब यहाँ पर अगर दिक् अनुपातों का जो स्क्वायर होता है उनको जोड़ दो, जोड़ने पर अगर उनका वैल्यू 1 आ जाए तो वो जो दिक् अनुपात होते हैं वही हमारे दिक्कोज्या कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2√n आ गया और इसका जो परिमाण आ गया वो भी हमारा कितना आ गया, इस परिमाण के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ये भी कितना हो गया 2√5 होगा। ठीक, यानी कि कुल मिला के हमारा कितना हो गया, वेक्टर n कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, तो यानी अगर इनका वैल्यू 1 आ जाए, ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो परिमाण है वही हमारा परिमाण हो गया। ठीक, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि जब जो दिक् अनुपात होते हैं उनका स्क्वायर करके, है ना, इस प्रकार से स्क्वायर कर दो, जोड़ दो उनको, तो अगर उनका वैल्यू 1 आ जाए तो दिक् अनुपात ही दिक्कोज्या बन जाता है हमारा। ठीक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दिक्कोज्या को ही दिक् अनुपात बोल दे रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को पीछे
पीछे थोड़ा सा करो और फिर से जो हम बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनो, उसको फील करने की कोशिश करो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसी सवाल में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर इस समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारा लंब हो गया है ना, अभिलंब हो गया, तो इसके दिग अनुपात ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा, ये बी हो जाएगा हमारा, ये सी हो जाएगा। ठीक, और x1 y1 z1 ये हमारे हो गए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2, उसके बाद लिखेंगे x माइनस x1 हमारे पास 1 है, प्लस में फिर 2 है, फिर उसके बाद y माइनस y1 हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, उसके बाद प्लस में c के स्थान पर 2 है, और z माइनस z1 हमारे पास कितना है, 2 है, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस में इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस में इसमें गुणा करेंगे 2z हो जाएगा, माइनस में 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 2z हो जाएगा। उसके बाद 4 4 2 6, 6 में से 4 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 4 को उधर भेज देंगे और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, x y प्लस में z बचेगा, बराबर में 4 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x y प्लस में z बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक, यही इस समतल का समीकरण हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 14 को पढ़ते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर देखो 14 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्देशांक जो है वो समतलों के सदिश समीकरण, यहाँ पर सदिश समीकरण पूछ रहा। ठीक, और यहाँ पर हमारा वो सदिश समीकरण भी पूछा गया है ना, तो यहाँ पर कोने में हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सदिश समीकरण। ठीक, किसका सदिश समीकरण, उस समतल का ना, समतल का सदिश समीकरण। तो ये कितना हो जाएगा, इसको वेक्टर r लिखो पहले सदिश समीकरण में चेंज करने के लिए, मैंने बताया था। ठीक, यक्स का जो गुणांक है उसको लिखो ब्रैकेट के अंदर और उसके पीछे आई कैप जोड़ दो। ठीक, और यहाँ पर y का जो गुणांक है उसके पीछे जे कैप जोड़ दो। ठीक, और जो z होता है, z क्या होता है हमारा, के कैप होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा, और बराबर में हमारा कितना 2 लिखा हुआ है, तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका यानी कि सदिश समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 14 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये हमारे 3D में होते हैं पूरे। ठीक, कितना होता है, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, z अक्ष होता है। तो ये वाला जो हमारा होता है पल्ला है ना, इसको बोलते हैं x और y। ठीक, और ये y और z वाला है, तो इसको हम लोग y z बोलते हैं, इसको हम लोग z x बोलते हैं। ठीक, z और x। तो यानी कि देखो हमारा समतल कह रहे हैं निर्देशांक इनसे बन रहा है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो समतल हो जाएगा इस प्रकार से, जो हमारा पूरा समतल यहाँ पर बनेगा, क्रिएट होगा यहाँ पर। ठीक, इन दोनों निर्देशांकों द्वारा जो बनेगा, वहाँ पर जो लंबवत होगा, मतलब यहाँ पर हमारा जो समतल का जो लंब रेखा है वो क्या है, एक्स वाई के लंबवत है। ठीक, और यहाँ पर जेड और यक्स के लंबवत है, यहाँ पर वाई जेड के लंबवत हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों के द्वारा जो समतल हमारा बनेगा उस समतल का सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, हमारा यक्स अक्ष का जो स्थिति सदिश होता है वो कितना होता है, आई कैप होता है, और वाई का कितना होता है, डॉट में जे कैप हो जाएगा। तो आई डॉट जे बराबर कितना होता है हमारा, के कैप होता नहीं होता। उसके बाद तो यानी कि अगर जो इसके लंबवत है तो उस लंबवत रेखा के जो दिक् अनुपात हो जाएगा वो जो उस लंबवत रेखा का जो सदिश समीकरण हो जाएगा। ठीक, यक्स वाई का जो सदिश समीकरण हो जाएगा के हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो समतल है इस समतल का हमें समीकरण मिल जाएगा। ठीक, तो यक्स वाई के द्वारा जो समतल बन रहा है, पहला समतल ना, पहला क्या लिखें इसको, यक्स वाई समतल का समीकरण, यक्स वाई समतल द्वारा जो बनाया गया समीकरण है ना, जो समतल है वो उसका समीकरण कितना हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट में के कैप हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एन कैप हो गया। ठीक, मतलब वेक्टर एन हो गया। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसमें कितना हो जाएगा, वाई का स्थिति कितना होता है हमारा, जे कैप होता है, जेड का कितना होता है, के कैप होता है। तो इन दोनों को डॉट गुणा कितना होता है हमारा, आई कैप होता है। ठीक, तो आई कैप, तो यहाँ पर जो समतल हमारा बन जाएगा कितना हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट में आई कैप हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद
इसी तरीके से जेड में कितना होता है, के होता है, डॉट में आई होता है, इन दोनों का डॉट गुणा कितना होता है, जे कैप होता है। तो यहाँ से जो समतल बनेगा हमारा, इस दोनों मतलब इन दोनों अक्षों के द्वारा यहाँ पर जो हमारा समतल यहाँ पर जो बनेगा उसका जो लंबवत सदिश हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट में जे कैप हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों जो समतल बनेंगे इन अक्षों द्वारा, ठीक, उन समतलों का ये सदिश समीकरण हो गया। ठीक हमारा। चलो अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 15 लगाते हैं और सवाल नंबर 15 में कहते हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कौन से बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसको ध्यान समझना। ठीक, रेखा खंडों को समकोण पर द्विभाजित करता है। ठीक, इस प्रकार से बोल रहे हैं कि इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये कोई दो बिंदु हो गए। ठीक, एक बिंदु हमारा कितना है, -1, 2, 3 हो गया। ठीक, और उसके बाद ये वाला बिंदु हमारा कितना है, 3, -5, 6 हो गया। ठीक, अब कहते हैं कि हमारा जो समतल है इन दोनों बिंदुओं को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भुजा में। ठीक, तो जिसको कोई रेखा अगर दो भुजा में समान समान दो भुजा में अगर किसी को तोड़ दे, ठीक, एक आरा लाएं, आपके शरीर को इस प्रकार से, आपका शरीर बना हुआ है, इसको 20 से इस प्रकार से अगर हम काट दें तो इसको हम लोग बोलेंगे समद्विभाजित। जितना ये है मतलब कि 50 किलो के हो तो अगर हमको 25 किलो में अगर आपको हम काट दें तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर का वजन का समद्विभाजित हो जाएगा, मतलब द्विभागों में बढ़ जाएगा। ठीक, अरे 10 सेंटीमीटर का रसरी है, उसको 5-5 सेंटीमीटर से तोड़ दो तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों समान है कि नहीं है, समान। ठीक, तो दोनों समान है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाव मतलब जिसको दो समान भुजाओं में तोड़ दिया जाए वही हमारा समद्विभाजित होता है। ठीक, तो कहते हैं हमारा जो समतल है ना वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित कर रहा है। हमारा ये जो समतल है इस प्रकार से मान लेते हैं, इन दोनों का बीच वाला पॉइंट ये हो गया मान लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इसके बीच इस तरह से निकल रहा है। अरे देखो, इसको फील करने के लिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मान लेते हैं, ठीक, ये मान लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो समतल हमारा, ये जो समतल आपको दिखाई दे रहा है, ये समतल एक कागज जो इस कागज को समतल समझो। ठीक, ये जो हमारा कागज है, ये समतल है, इस समतल का समीकरण पूछ रहे हैं। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दे दिए हैं। ठीक, इसको बीचों बीच से, मतलब ये समतल जो है ये इन दोनों को बीचों बीच से, इन दोनों मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसको बीचों बीच से काट रहा है। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो मिलाने वाली रेखा है ये क्या है, इस समतल पर लंबवत है कि नहीं है। देखो ना, ये ऐसे लंबवत है कि नहीं है। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड, देखो ये देखो लंबवत है कि नहीं है, ये रेखा जो मिलाने वाली रेखा है ये लंबवत है कि नहीं है। ठीक, तो ये लंबवत रेखा है, तो इस दोनों मिलाने वाली रेखा के जो दिक् अनुपात हो जाएंगे वही हमारे लंब रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो इन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है वही इस समतल पर स्थित है कि नहीं है। ठीक, आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। चलो अब सवाल हम समझते हैं। फील कराने के लिए मैंने कोशिश किया है, शायद आपको फील हो गया हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों मिलाने वाली रेखा के जो दिक् अनुपात हैं, इस रेखा, ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, तो रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है यही हमारा इस समतल का लंबवत रेखा हो जाएगा। ठीक, रेखाखंड का है या इस समतल का लंब रेखा का है। ठीक, तो रेखाखंड के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, अनुपात 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 कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना है हमारा, ये इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस है ना, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद -5 में से इसको घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर ये हमारा x1 y1 z1 है, ये x1 x2 y2 z2 है ना, जब दिक् अनुपात निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 1 4 हो जाएगा, कामा कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया दिक् अनुपात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ABC। ठीक, और अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु जो इस समतल पर स्थित है ये क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं।
तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बिंदु, जिस बिंदु से हमारा ये समतल होकर जा रहा है, ठीक, पता चल जाएगा, नहीं बन जाए, पता चल जाएगा। मतलब इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच वाले पॉइंट से हमारा समतल होकर जा रहा है। फील कराने के लिए मैंने बताया ना, ये मान लेते हैं कि ये समतल हमारा, ये बीच वाला पॉइंट जहाँ से जा रहा है, मान लेते हैं बीच वाला पॉइंट है, ये देखो समतल क्या है, इसको अगर समद्विभाजित करेगा तो इसके बीच वाले पॉइंट से होकर जा रहा है, इसका मतलब हमारा समतल, ठीक। तो इसके बीच वाला पॉइंट जो होगा उसी बिंदु से होकर जाएगा, ठीक। तो निकाल लेते हैं, बीच का पॉइंट निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु, नाम दे देते हैं ए बी, और ये मान लेते हैं ओ, है ना। तो मान लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, रेखा खंड ए बी, रेखा खंड 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 ए बी के मध्य बिंदु। देखो लाइट वाइट अब जा चुकी है, ठीक। तो रेखा खंड के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक। तो ये मध्य बिंदु हमारे कैसे हो जाते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं एक तरफ से थोड़ा से मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 पॉइंट है, ठीक। अगर आपसे कोई बोले कि इस x1 और x2 का मध्य बिंदु बताओ, तो कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, x1 प्लस में x2 और 2 से भाग कर दो, तो इसका बीच वाला बिंदु पता चल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 3 को और इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3, और जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा पहला मध्य बिंदु। उसके बाद 5 में से 2 -5 प्लस में 2 करेंगे, बटे में 2 करेंगे, और उसके बाद फिर 6 और प्लस में 3 करेंगे, बटे में 2 कर देंगे, ठीक। ये हमारा मध्य बिंदु आ गया। कितना हो गया 2, 3 में से घटाओगे 2 बचेगा, तो 2 नीचे भी हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से घटाओगे तो -3 बचेगा, बटे में 2 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 काट देंगे, यानी ये 1 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु हमारा कितना आ गया, ये आ गया 1, -3 बटे में 2, 9 बटे में 2। ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये z1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एकदम फील आ गया ना। ऐसे लगाओ तो ऐसे मजा आएगा सवाल समझने में, ठीक। तो समतल का समीकरण, अब समतल का समीकरण क्या है, फटाफट अब तो फटाफट लगा लोगे, ठीक। x माइनस x1 प्लस में बी वाई माइनस y1 प्लस में सी जेड माइनस z1 बराबर में 0, इसको याद कर लो, ठीक। समतल का समीकरण है ना। तो आप सबका रखो वैल्यू, यहाँ पर a हमारे पास 4 है, उसके बाद x माइनस x1 हमारे पास कितना है 1 है, प्लस में b हमारे पास कितना है b है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस y1 हमारे पास कितना है माइनस का 3/2 है, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद c हमारे पास 3 है, 3 रखेंगे। z माइनस z1 हमारे पास कितना है 9/2 है, इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 7 त्रिक का 21 बटे में 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 3z हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, -9 त्रिक का 27/2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों का तो हर बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस में 7y हो जाएगा, प्लस का 3z हो जाएगा। इन दोनों का हर बराबर है, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 21 और 27 कितना हो जाएगा 7 1 8 2 48/2 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, यानी माइनस का 24 आएगा। और -24 में 4 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है, जुड़ जाएगा, तो -28 हो जाएगा। -28 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 28 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा इस समतल का समीकरण हो गया, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें पूछा गया था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये नहीं पूछा गया था कि समतल का सदिश समीकरण, नहीं कार्तीय समीकरण पूछा गया था, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे और आपको फील भी आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली में फिर बस इतने ही सवाल थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.10 के सवालों को, और जो प्रश्नावली कट चुका हो उसको आप लोग बता देना, है ना। 30% में कट चुका हो उसको बता देना, मैं उसको नहीं सॉल्व कराऊंगा, ठीक। तो बाकी जो बचे हुए हैं मैं सभी सॉल्व करा दूंगा, ठीक।
तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। हो सकता है फरवरी के लास्ट वाले सप्ताह से या फिर मार्च के फर्स्ट वाले वीक से हो सकता है, इसलिए आप लोग पूरा सब कुछ रिवीजन करते रहिए बेहतरीन तरीके से, एकदम से आग लगा दीजिए। ठीक, मेरी सारी दुआएं आप लोगों के साथ है, बाकी आप लोग रिवीजन करके जाइए, एकदम से तोड़ फोड़ दीजिए। ठीक, और इस बार का टॉपर आप लोग ही बने। ठीक, लाइट आ चुका है और चले फिर हम लोग पढ़ते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और चलते हैं फिर, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो ना, थोड़ा से और भी लोग देखें तो थोड़ा से हमें भी और भी अच्छा लगे कि देखो बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं ना, फिर मज़ा आता है फिर हमें भी। ठीक, तो इसलिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग इतना तो ज़रूर कर दीजिए कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि और भी लोग देखा करें। ठीक, तो चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।